ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से सरकने लगी। विनोद ने पूनम के चरण स्पर्श करते हुए कहा, भाभी पहली बार घर छोड़कर जा रही हैं, अपना और दोनों बच्चों का ध्यान रखिएगा। हाँ, पूनम ने आंचल से आंसू पोंछते हुए कहा। गाड़ी अपने मंजिल की ओर बढ़ती चली जा रही थी, पर पूनम का मन तो उससे भी तेज गति से अतीत की गलियों में विचरने लगा था। 17 साल बाद आज मैं अपने मायके जा रही हूँ, पता नहीं माँ कैसी होगी। दोनों छोटी बहनें और तीनों छोटे भाई तो शायद मुझे पहचान भी नहीं पाएंगे। इन 17 वर्षों में क्या कुछ नहीं भोगा है मैंने। सब कुछ एक सपने की तरह ही तो गुजर गया। पूनम ने एक ठंडी सांस लेकर सीट की पुश्त पर अपना सिर टिका दिया, बंद आंखों से अतीत की गलियों में चली गई। 12वीं पास करते ही पिता ने धूमधाम से पूनम का विवाह अजीत के साथ कर दिया। अजीत के मामा पूनम के पिता के दोस्त थे, उन्होंने ही इस विवाह में मीडिएटर की भूमिका निभाई थी। मामा अजीत की प्रशंसा करते नहीं थकते थे, बड़ा ही होनहार है मेरा अजीत। पूनम के पिता सुनकर फूले नहीं समाते थे। शादी के दूसरे दिन पूनम विदा होकर ससुराल आ गई। ढेर सारे रस्मों रिवाजों के बाद पूनम को एक सजे सजाए कमरे में बैठा दिया गया। अजीत ने उसका घूंघट उठाते हुए कहा, पूनम आशा करता हूँ सुंदरता के साथ साथ अपने मधुर व्यवहार से भी तुम घर के सभी सदस्यों का दिल जीत लोगी। प्रेम, मनुहार और समर्पण में कब रात बीत गई पता ही नहीं चला। सुबह मीठी नींद में सोई पूनम का सुंदर मुखड़ा देखकर अजीत अभिभूत हो उठा। सच, कितनी सुंदर जीवन संगनी मिली है मुझे। सहसा अजीत की सोच को झटका लगा। पूनम की गर्दन पर एक बड़ा सा सफेद धब्बा था। अजीत ने ध्यान से देखा तो अवाक रह गया। उसने झकझोर कर पूनम को उठा दिया और पूछा, ये दाग कब से है तुम्हें? जी वो, पूनम सहम गई। बताओ कब से है ये दाग तुम्हें? अजीत लगभग चीख सा पड़ा। जब मैं 8 वर्ष की थी तब से है। बाँह और पीठ पर भी छोटा सा दाग है। बहुत इलाज करवाया पर उफ, इतना बड़ा छल। अजीत अवाक था। आपके मामा तो सब जानते थे। उन्होंने मेरे पिता से कहा था कि सब कुछ जानकर ही आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। पूनम रो पड़ी। मामा ने ऐसा कहा? तुम में ऐसे कौन से सुखार्भ के पर जड़े हैं जो इतना होने पर भी मैं तुम्ही से शादी करता? तुम्हारे पिता ने मुझसे बात क्यों नहीं की? मुझसे क्यों छिपाया? अजीत का गुस्सा से बुरा हाल था। थोड़ी ही देर में पूरे घर में ये बात फैल गई। जो बहू कल रात तक सौंदर्य की प्रतिमा लग रही थी, वही सुबह अस्पृश्य लगने लगी। सब उसे ऐसे देखने लगे मानो वो नारी नहीं कोई अजूबा हो। इसे इसके मायके ही भेज दो। रखे वो धोखेबाज अपनी बेटी को अपने ही पास। सास बिफर उठी। दूसरों को क्यों दोष देती हो? अपने भाई को क्यों कुछ नहीं कहती? अजीत के पिता ने झल्लाकर पत्नी से कहा। अजीत की मां ने तुरंत भाई को फोन करके पूछा। उसने बेशर्मी से कहा, जीजाजी ने मेरा टेंडर रुकवाया था ना, सबके सामने बुरी तरह जलील भी किया था मुझे। मेरे गाल पर जो थप्पड़ मारा था ये उसी का जवाब है बहना। क्या? अजीत की माँ अवाक रह गई। घर में जैसे सभी को सांप सूंघ गया। अजीत कल ही इसे मायके छोड़ आ, हमें रोगनी बहू नहीं चाहिए। नहीं माँ, ये वहाँ नहीं जाएगी। किसी दूसरे की गलती की सजा ये क्यों भोगे? पर मैं किसी निरपराध को सजा देने का पक्षधर नहीं। ये अब मेरी पत्नी है, इसे इसी घर में रहना होगा। यहाँ पूरा सम्मान मिलेगा इसे, हाँ सजा भी मिलेगी। इसके पिता और मेरे मामा को मैं उन जैसे ओछे लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। इसके पिता की सजा यही है कि वो जीते जी अपनी बेटी का मुख कभी नहीं देख पाएंगे। न ये वहाँ कभी जाएगी, न इसके मायके का कोई सदस्य यहाँ मेरे जीते जी पैर धरेगा। बस। अजीत आवेश में आकर बोलता चला गया। पूनम अवाक रह गई। इतनी बड़ी सजा, पर ये सजा तो मुझ पर भी लागू होती है। मैं अपने पति के जीते जी अपने मायके के किसी भी व्यक्ति से मिल नहीं सकती। उसका सिर घूमने लगा और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ दिन बेहद असमंजस और लाचारी में बीते। धीरे धीरे पूनम खुद को घर के अनुसार ढालने लगी। समय बहुत बड़ा मरहम है जो बड़े से बड़े घाव को भर देता है। पूनम ने अपनी सेवा और मधुर भाव से सबका दिल जीत लिया। अजीत ने पूनम को कई अच्छे डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टर ने स्पष्ट कह दिया, इसका ठीक होना बहुत मुश्किल है। हाँ, इसे बढ़ने से रोका जा सकता है। अजीत और पूनम ने खुद को नियति के हवाले कर दिया। पूनम की दवा चलने लगी। पूनम को घर में सारे सुख उपलब्ध थे, मनचाहा पहनना, मनचाहा खाना, घूमना फिरना। पर यही तो जिंदगी नहीं होती। जब पति पत्नी में सामंजस्य न हो तब तक सारे सुख व्यर्थ ही होते हैं। अजीत का निर्लिप्त भाव पूनम के सारे सुखों को जैसे अवसाद से धो डालता था और वहां बच जाता था केवल हृदयगत पीड़ा का अवशेष। शादी के दूसरे दिन से ही अजीत ने न जाने कैसी चुप्पी साध ली कि लोग उसकी हंसी को भी तरस गए। खुद को काम में बेहद मसरूफ कर लिया अजीत ने। पूनम पति की उपेक्षा का विष पीने को मजबूर हो गई। रात के अतरंग क्षणों में पति के आलिंगन में प्रेम की उष्मा नहीं, उपेक्षा का ठंडापन ही महसूस होता उसे।
उसके मन के दर्द को समझने वाला कोई नहीं था। अजीत उससे प्रेम भी कर्तव्य समझकर करता था। यही बात पूनम को भीतर तक छलनी कर जाती थी। समय बीतता रहा। जब पूनम को पहली बेटी हुई तो घर भर में खुशी की लहर दौड़ गई। पूनम के पिता ने सोचा अब तक दामाद का क्रोध ठंडा हो गया होगा, इसलिए बच्ची और पूनम के लिए ढेर सारा सामान अपने बड़े बेटे के हाथ भिजवा दिया। पर अजीत ने अपने साले को दरवाजे से ही लौटा दिया। पूनम भाई की एक झलक मात्र देख सकी। बिलख बिलख कर रोई, पर अजीत नहीं पसीझा। उल्टे पूनम को बुरी तरह डांटते हुए कहा, मैं सिद्धांतवादी व्यक्ति हूँ, एक बार जो कह दिया बस कह दिया। अगर मेरे साथ रहना है तो अपने मायके को भूलना होगा। इस घटना के कुछ दिनों बाद पूनम को अपने पिता का एक पत्र मिला। ऐसा लगा मानो कोई उसके दिल को मुट्ठी में भींच रहा हो। पिता ने लिखा था, हमारी परवाह मत करो बेटी, तुम ठीक से हो, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। पर कभी कभी बचपन की वो नन्ही पूनम याद आ ही जाती है, जो अपने बाबूजी के बिना एक पल नहीं रह पाती थी। खैर सुखी रहो, मैं यही दुआ करता हूँ कि हम सबको भूलने में ईश्वर तुम्हारी मदद करे। वक्त गुजरता जा रहा था, पर अजीत का स्वभाव वैसा ही था। प्रेम, समर्पण, सेवा और धैर्य से उसने पति का दिल जीत लिया था। पर उस समय उसकी सारी जीत हार में बदल जाती जब पति मायके जाने के नाम पर उसे बुरी तरह फटकार देता। पूनम का अंतःकरण रो उठता। अजीत की माँ बेटे को समझाती, जो हुआ सो हुआ, इतनी अच्छी बहू तो हमें चिराग लेकर ढूंढने से भी ना मिलती। माँ पिता का मुंह देखने को कितना तड़पती है बेचारी, जाने दे इसे, इसके मायके सब भूल जा। ठीक है जाए, पर उसके बाद मुझे अपने लिए मरा हुआ ही समझे। अजीत दो टूक फैसला सुना देता। इस बीच पूनम को एक बेटा भी हुआ, पर पुत्र मोह भी अजीत को अपने फैसले से डिगा नहीं पाया। पूनम ने भी कुछ कहना ही छोड़ दिया। उसे लगा अजीत का दिल वो पत्थर है जिससे टकराकर उसके मन की इच्छा हमेशा चकनाचूर होती रहेगी। एक दिन पूनम को पिता की मृत्यु की टेलीग्राम मिला। पिता का चेहरा अंतिम समय में भी न देख पाने का दुख उसे भीतर ही भीतर जैसे खाया जा रहा था। इस बार अजीत का दिल भी पिघल गया। उसने सोचा, पूनम वहां जाने को कहेगी तो उसे जाने देगा, खुद जाने के लिए कहने से उसके अहम को ठेस लगती थी। पर पूनम ने एक बार भी नहीं कहा, केवल भीगी पलकों से एक बार अजीत की ओर देखा। पता नहीं क्यों पहली बार अजीत जैसे कठोर व्यक्ति का मन भी कांप उठा। वो पत्नी से नजरें नहीं मिला पाया। पहली बार पूनम के हृदय में पति के लिए घृणा के अंकुर फूटे। पर नारी की यही तो विडंबना है कि उसे अपनी घृणा को भी सहनशीलता के आंचल तले ढक कर रखना पड़ता है। वो कई दिनों तक बेचैन रही। हर घड़ी बाबूजी का चेहरा ही आंखों के सामने आ जाता। बचपन में उसे स्कूल पहुंचाते बाबूजी, टॉफी की दुकान पर ठिठकती बेटी की आंखों में लालच देखकर खिलखिलाकर हंसते, उसे चूमते बाबूजी, कन्यादान करते हुए बिलखते बाबूजी, और विदाई के वक्त माथे पर स्नेह स्पर्श धर रुंधे कंठ से आशीर्वाद देते बाबूजी। उफ काश एक बार उन्हें देख पाती। उसका मन वेदना से विकल हो उठता। धीरे धीरे 15 बरस बीत गए। कभी कभी पूनम सोचती, राम का वनवास भी 14 वर्षों में टूट गया था, पर पता नहीं मेरा मिलन कब अपने स्नेह पात्रों से होगा। पूनम की बेटी रीना 14 बरस की हो गई थी और बेटा राहुल 10 बरस का था। पूनम बेटी को देखकर सोचती, अगर किसी कारणवश इसकी ससुराल वाले भी इसे यहाँ न आने दे तो। उसकी भीगी आंखों में एक साथ दो तस्वीरें तैर उठती, एक अपनी और एक अपनी माँ की। उसका रोम रोम कांप उठता। वो अचानक सामने खड़ी रीना को कलेजे से भींच लेती। रीना की आंखों में आश्चर्य कौंध उठता। क्या हुआ माँ? कुछ भी तो नहीं। पूनम सहज होने की नाकाम कोशिश करती। कुछ दिनों से अजीत की तबीयत खराब रहने लगी थी। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाए और रिपोर्ट आने पर पूनम के सिर पर मानो वज्रपात सा हुआ। अजीत की किडनियां खराब थी। डॉक्टर ने स्पष्ट कह दिया, किडनी प्रत्यारोपण ही जिंदगी बचाने का एकमात्र उपाय है। अजीत हमेशा की तरह अड़ गया, मैं किसी दूसरे का जीवन खतरे में नहीं डाल सकता। घर के सब लोगों ने समझाने की कोशिश की, पर नाकाम रहे। एक दिन अजीत ने भावुक होकर कहा, पूनम मैंने अपने जीवन में एक ही पाप किया है, शायद उसी पाप की सजा मिली है मुझे। पाप? हाँ, मैंने तुम्हारा मायका छुड़वा दिया ना। छोड़िए पुरानी बातों को, तुम अगर चाहो तो बच्चों को लेकर माँ से मिल आओ, अजीत ने सकुचाते हुए कहा। पूनम चौंक पड़ी। उसके होठों पर एक मुस्कान कौंध उठी। पूनम की आंखें छलक उठी। अजीत लज्जित सा बैठा रहा। उसने फिर कुछ नहीं कहा। बहुत कष्ट भोगने के बाद एक सुबह नश्वर काया को त्याग कर उसकी आत्मा अनंत में विलीन हो गई। अजीत की 13वीं के बाद पूनम के
भाई ने उसे अपने साथ ले जाना चाहा। उसकी सास उसके सिर पर हाथ फेरती हुई बोली, जा चली जा बहू, रोकने वाला, अपनी कसम देने वाला अब है कहाँ। दीदी स्टेशन आ गया। सहसा पूनम को भाई ने झकझोर दिया। वो जैसे नींद से जागी। प्लेटफॉर्म पर घर के सारे सदस्य खड़े थे। वो बेतहाशा दौड़ती हुई माँ से लिपट गई। माँ बेटी के करुण रुदन से सबकी आंखें नम हो गई। बेटा, तुझे एक दिन विधवा के रूप में देखूंगी, ऐसा तो सपने में भी नहीं सोचा था। माँ की आत्मा कर्राह उठी। यही सच है माँ, हम दोनों ने सजा भोगी है। तुम्हारी सजा ये है कि तुमने मुझे विधवा के रूप में देखा, और मेरी सजा ये थी कि मैं सुहागन के रूप में तुम्हारे सामने नहीं आ सकती थी। पूनम रो पड़ी। मेरी बच्ची, न जाने किस पाप की सजा पाई है तूने। सजा, सजा तो आज खत्म हो गई माँ, मैं सजा मुक्त हो गई। सजा मुक्त। पूनम का रुदन सारी सीमाएं तोड़ गया। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब